जय हिंद छात्रों। आइए आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अगला टॉपिक को लेते हैं। इसके आगे जो टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक है क्या? इस टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। क्योंकि इससे पहले हम आप लोग को दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा चुके? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। साथ में आप लोग को ये भी बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो चीजें भी आप लोगों को पहले से ही समझा देते हैं। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए मेरे YouTube चैनल पर और इस सभी वीडियो को आप लोग देखें। इससे क्या होगा कि इस चैप्टर में जो भी कंफ्यूजन होने वाला है या जो भी कंफ्यूजन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब नया एक जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम क्या है? रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। आप लोग को बता दें कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। तो देखो, रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन जानने से पहले कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग को बता दें, कभी कभी हम लोग किसी घटना को या किसी चीज को बहुत विस्तार पूर्वक बताना पड़ता है। विस्तार पूर्वक बताने की जगह पे अगर हम उसको किसी संकेत के माध्यम से या किसी छोटे सारांश के माध्यम से अगर हम उसको बता दें और वो सारी बातें उसमें सम्मिलित हो तो इससे क्या फायदा होगा कि हमको ज्यादा ना बताना पड़ेगा, ना ज्यादा उनको सुनना पड़ेगा, ना समझना पड़ेगा, और उसका सारा काम उसमें होगा क्योंकि उसी संक्षेप से वो सारी चीजों को समझ जाएगा। तो इस तरह की चीजें करने के लिए क्या किया जाता है? एक समीकरण बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि इस तरह की चीजों को जब हम व्यक्त करते हैं तो व्यक्ति बहुत आसानी से समझ जाता है क्योंकि दोनों का तात्पर्य सेम होता है। अगर हम विस्तार से बताएंगे तो भी वो समझेगा और छोटे पार्ट में यानी संक्षिप्त में बताएंगे तो भी वो समझ जाएगा। यानी संक्षिप्त में बताया जाएगा तो भी वो आसानी पूर्वक समझ जाएगा। तो जो संक्षिप्त में बताया जाता है उसी को ऐसा समझ सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अब आपको मेरा बात समझ में नहीं आया होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को बनाते, जैसे आप इस तरह से समझिए कि हम क्या है, पानी जल बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? जल यानी पानी को। तो आप इसको कैसे डिफिनेशन दीजिएगा, इसको कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे, या इसका अगर को बोलेगा कि जल का निर्माण कैसे हुआ, इसको परिभाषित करें तो हम लोग कैसे करेंगे? बोलेंगे जब, ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। बताइए, इतना सारा बात बताने में एक परिडिफिनेशन को बता दिया, यानी हम लोग को इसमें बताने में थोड़ा समय लग रहा है। अगर इसी जगह पे कुछ ऐसे संकेतों को, ऐसे सूत्रों का उपयोग कर दे कि इतना ना बोलने के बजाय हम उसको संकेतों, सूत्रों के माध्यम से अगर समझा दे कि ये चीज हुआ और उसके बाद जल बन गया तो कितना अच्छा रहेगा। तो इस तरह का जो समाधान हुआ, इस तरह का जो उपाय निकाला गया है, इस तरह का जो हल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिएगा, आप लोग को जो बता रहे हैं उस चीज को समझिएगा। सबसे पहले डिफिनेशन आप कितना रटिएगा, क्योंकि हम लोग चाहे जितना भी पढ़ ले, जितने तरीके से रटन विद्या मान ले, लेकिन कभी ना कभी उस पर कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन से जोड़ कर देखें तो साइंस बहुत ही आसान लगने वाला है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस किताबी भाषा को पूरे पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, तो इसको समझने में हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत लगता है। हम लोगों को लगता है कि रासायनिक समीकरण है क्या, तो हम इसलिए बताएं कि आप दैनिक जीवन से जोड़ के देखिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा क्या लिखा हुआ तो देखिएगा। परिभाषा में लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं
सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात यही है, बोलना क्या चाह रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। तो जो पहला टॉपिक था वो रासायनिक अभिक्रिया था। जब उस रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज भाग लेता था, एक था अभिकारक और एक उसमें बनता था उत्पाद। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या था, वो दोनों भाग लेता था। यही बात है ना, दोनों भाग लेता था। अब दोनों भाग लेता था, लेकिन एक तरफ से दो चीजें मिलकर या दो से अधिक चीजें मिलकर या एक चीज भी बोल सकते हैं, और उससे क्या होता है कि नए चीज का निर्माण होता था। तो लेकिन ये घटनाएं जो होती थी ये किसमें होती थी, रासायनिक अभिक्रिया में होती थी। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब होती थी तो वही लिखा हुआ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। अब उसमें जो जो चीज भाग लेता है उस पदार्थों को हम लोग क्या बोलता है कि संकेतों या सूत्रों के माध्यम से हम लोग को क्या करना है, लिखना। और जब उसको लिखेंगे तो उसको संक्षिप्त निरूपण में लिखेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझते हैं कि देखिएगा, जैसे अगर हम ले लें कार्बन, क्या ले लेते हैं, कार्बन। तो कार्बन को क्या चीज, देखो कार्बन हम बोले लेकिन इसका संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत होता है C प्लस। इसी तरह से हम लोग ले लेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, वो होता है, यानी इसका सूत्र वो होता है। इसके ये गैस है इसलिए इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, टू लगा देंगे। अब ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो CO2 यानी C और O2 अगर आपस में अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा CO2। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी चीज को इस तरह से समझिए कि अगर इसको हम पूछते कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, तो हम लोग क्या बोलते, हम लोग बोलते हैं कि जब कार्बन को, ध्यान दीजिएगा, इस जो विस्तार का जो परिभाषा यानी विस्तारित भाषा उसको समझिएगा कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये दोनों आपस में मिलकर या ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। अब सोचिए, इस शब्द को बोलने में थोड़ा समय लगा, इसको शब्दों में लिखेंगे थोड़ा बड़ा लिखाया जाएगा, लेकिन इतना ना लिखकर एक ऐसा समाधान ढूंढा गया साइंस में कि इतने शब्दों का जो उपयोग ना किया जाए और इसको हम छोटे शब्दों का उपयोग करें, लेकिन कहने का अर्थ दोनों का सेम हो, समझाने का दोनों का अर्थ सेम हो। तो वैसी जगह पे क्या किया, इन शब्दों को हटा दिया गया। इस तरह से बोलने के तरीका को हटाकर उसके जगह पर क्या किया गया, संकेत और सूत्र का उपयोग कर दिया। जैसे हम बोले जब कार्बन को, अब कार्बन के जगह पर C लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, कार्बन के जगह पे क्या किया, C लिख दिया। वही लिखा जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है या करता है। अब ऑक्सीजन को, अब देखिए यहां हम उतना सारा भाषा लिखे, ऑक्सीजन को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, इन शब्दों को छोड़ दिया गया। क्यों, क्योंकि मेरा मीनिंग इससे हो जा रहा है कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अब एरो का चिन्ह जो दिया गया, यानी तीर का जो चिन्ह दिया गया है, इसके सामने जो है वो नया पदार्थ क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसीलिए एक रासायनिक समीकरण जो टॉपिक है इस तरह की चीजों के लिए बना है। इसलिए बना है कि बच्चों को ज्यादा परिभाषा ना देते हुए उसको संकेतों और सूत्रों के माध्यम से उस पूरे परिभाषा को क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। जो बोलना चाह रहा है वो संकेतों और सूत्रों के माध्यम से उस चीजों को बता दे, यही बात है। तो इस तरह की चीजों का उपयोग इसलिए किया जाता है। अब आप लोग को थोड़ा सा इसी के आगे बता दें, ध्यान दीजिएगा कि कार्बन और ये ऑक्सीजन जो है ये क्या है, तो ये अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक, जो आप लोग इसके पहले हम बता चुके हैं। किसमें बता चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया में बता चुके हैं। और ये साइड जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलते हैं। यही तो हम आप लोग को बताए थे। अब आप लोग को बता दें कि ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं,
तीर का निशान है। क्या है? तीर का निशान है। अब ये तीर के निशान जो है, तो ये भाग जो होता है, ये भाग ये होता है पीछे, यानी पीछे का, और ये जो हो गया एक किधर का हो जाता है? आगे का। ये कहां का है? आगे का है। अब देखिए आगे का और पीछे का मतलब क्या? तो पीछे तरफ जो होता है तीर के निशान के पीछे साइड वाला जो होता है वो होता है अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन इसमें भाग लिया। और तीर के सामने यानी आगे वाला जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं नए पदार्थ। अगर आप रासायनिक अभिक्रिया में नहीं समझ पाए होंगे तो आप इसमें भी आप समझ सकते। आप लोग को ये भी बता दें कि बस ये आप लोग को समझाने के लिए इस तरह की चीजों का उपयोग करके हम बताने का कोशिश करें। लेकिन अगर हम लोग को एग्जाम्पल लिखने के बाद आएगा तो इन सब चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं। हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब ये आपस में मिलेगा तो हो जाएगा CO2। तो हम लोग किए क्या? इसमें संकेत सबसे लिए हैं कार्बन का, फिर उसके बाद संकेत लिया ऑक्सीजन का। ये दोनों जब आपस में मिल गया तो एक सूत्र बन गया जो बन गया CO2। तो वही लिखा हुआ है संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से हम लोग क्या किए? इसको बनाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम चूना ले लेते, जिंदा चूना। कैसा चूना? जिंदा चूना ले लेते हैं। अब जिंदा चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। ध्यान दीजिएगा, जिंदा चूना का जो सूत्र होता है वो होता है CaO। आप ऐसा समझिए, जो जिंदा चूना होता है उसका सूत्र होता है CaO। ठीक है, इसी को बोलते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ध्यान रखिए, बिना बुझा हुआ चूना। अब आप लोग को बता दें कि अगर हम लोग इसको जल के साथ अभिक्रिया करा दे, किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करा दे तो क्या होता है? तो जल के साथ अगर चूना अभिक्रिया कर लेगा ना, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या हो जाएगा? अभिक्रिया करने का बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ये जो है बिना बुझा हुआ चूना, ध्यान दीजिएगा, ये भी हम आप लोग को बताएं, बिना बुझा हुआ चूना में जिंदा चूना है। लेकिन अगर उसमें जल मिला दिया जाएगा तो बुझा हुआ चूना। अब इस चीज को अगर हम लोग शब्द में बताना पड़े, अगर विस्तार से बताना पड़े तो कैसे बताएंगे? तो इसको बताएंगे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, CO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिला दिया जाता है, या पानी को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिला दिया जाता है, या दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है, जैसा बोलिए, जब अभिक्रिया कराया जाता है तो दोनों आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम, ध्यान दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। अब बताइए, इन शब्दों के आधार पर अगर किसी को बताएंगे तो कितना लंबा हो जाएगा? तो इसके जगह पर एक समाधान निकाला गया कि इतना ना बोल लिए, उसके जगह पे आप क्या कीजिए? संकेत या सूत्र का उपयोग कर दीजिए। तो इतना जो बोलिएगा उसका संकेत और सूत्र के माध्यम से भी बता दीजिएगा। तो इन सारे चीजों को जो बता रही हैं उन सभी चीजों का उसी से हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए, लिखेंगे क्या कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को यानी CaO जब किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है? जल के साथ यानी पानी के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, तो इसमें क्या बन जाता है? तो इसमें बन जाता है CaOH का होल 2। अब देखिए, हम आपको उस समय कितना लंबा भाषा बोले, कितने सारे चीज कितने तरीके से बोलना पड़ा, लेकिन उतना ना बोलते हुए उसके जगह पे अगर हम संकेतों और सूत्रों को लिख देते हैं तो उन सभी वो जो डिफिनेशन हम आपको बता रहे थे, उन सभी डिफिनेशन को, उस तरह के जितने भी डिफिनेशन को बताते हैं उन डिफिनेशन का अर्थ भी यही होता है। तो उतना ना बोल के उसके जगह पर क्या करते हैं हम लोग? इस तरह के चिन्हों का, इस तरह के संकेतों का, इस तरह का सूत्रों का उपयोग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता और बात दोनों सेम है। तो इसलिए इस तरह के चीजों के लिए, इस तरह के शब्दों को ना बोलना पड़े, उतना लंबे लंबे डिफिनेशन ना देना पड़े, तो उसके जगह पर एक समाधान निकाला गया।
और इसी समाधान को जो निकाला गया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण का एक संक्षिप्त निरूपण है। किसी भी चीजों को जब लिखते हैं तो उसको छोटे छोटे तरीके से लिखते हैं और उसको सूत्रों और संकेतों के माध्यम से जब लिख देते हैं और उसको पूरा लिख देते हैं, कहने का मतलब जितना वो बता रहा था वो सभी उसमें मौजूद हो जाता है। तो इस तरह के संकेतों सूत्रों के माध्यम से जब लिखते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण क्या है, संकेतों और सूत्रों का एक संक्षिप्त निरूपण होता है। ठीक है, संकेतों एवं सूत्रों के एक संक्षिप्त निरूपण होता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हम इसी में थोड़ा सा और चीजें समझा देते हैं। जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया। अभी आप देख चुके हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। साथ में आप लोग एक और चीज बता देते हैं कि एरो के ये साइड जो भाग होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एलएचएस। बोलते मतलब इस साइड वाला जो भाग होता है ये होता है एलएचएस की तरफ का, और इधर का जो भाग होता है वो होता है आरएचएस। हम लोग जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, आगे का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो जब रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करेंगे तो इसमें एलएचएस और आरएचएस का उपयोग बहुत ज्यादा होगा, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष के आधार पर हम लोग करते हैं। अब एक रासायनिक समीकरण दो भाग में बटा हुआ है, एक है एलएचएस और एक है आरएचएस। एलएचएस का मतलब बायां पक्ष और आरएचएस का मतलब दायां पक्ष। तो ये साइड जो होता है, देखिएगा इस तरफ का भाग को, है ना, एरो के यानी तीर के निशान के पीछे वाला जो भाग होता है उस भाग में जो इस साइड जो लिया हुआ जो तत्व है, जितने भी रासायनिक सूत्र है या संकेत है, ये जो होता है इस साइड को हम लोग बोलते हैं एलएचएस। एलएचएस यानी इस तरफ का, और ये साइड वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं आरएचएस। इस बात को ध्यान रखिएगा। एलएचएस का मतलब कि ये क्या है, ये है मेरा बायां पक्ष। ये क्या है, बायां पक्ष है। और ये साइड वाला क्या है, ये साइड वाला है दायां पक्ष। ये क्या है, दायां पक्ष। तो एक रासायनिक समीकरण को दो पक्षों में बांटा गया है, एक है बायां पक्ष, एक है दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इस बात को आप अगर समझ गए होंगे तो जिस समय रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे उस समय आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण हम लोग समझ गए। बात आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण है क्या। बस इतना ही याद रखना। अगर डिफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा लिखिएगा तो बच्चे जितने भी होते हैं सभी भूल जाते हैं। सिर्फ इतने समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जो तत्व भाग लेता है उस तत्व को उतना ना लिखकर उसके जगह पे संकेत और सूत्रों के द्वारा लिख देंगे, और उस सूत्रों और संकेतों के माध्यम से जब लिखा जाता है तो एक संक्षिप्त रूप में लिखें। संक्षिप्त का मतलब छोटा रूप में लिखेंगे। जब छोटा रूप में लिखेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है एरो के पीछे वाला भाग और एक है एरो के सामने वाला, यानी तीर के निशान के पीछे वाला और तीर के निशान के सामने वाला। तीर के निशान के पीछे वाला को हम लोग बोलते हैं अभिकारक और तीर के सामने वाला निशान को बोलते हैं उत्पाद। इसी को अगर हम लोग और आगे देखेंगे तो रासायनिक समीकरण में इसी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है एलएचएस, एक है आरएचएस। एलएचएस उसी को बोलते हैं किसको, अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उस भाग को, उस तरफ को क्या बोलते हैं हम लोग, एलएचएस बोलते हैं। और जो नया पदार्थ बनाने का काम करता है, तीर के निशान के सामने वाला जो भाग होता है उधर जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, आरएचएस होते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं दायां पक्ष और बायां पक्ष। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे वो समझिए। रासायनिक समीकरण को दो तरीके से लिखा जाता है बाबू। रासायनिक समीकरण को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है शब्द रासायनिक समीकरण, एक होता है सूत्र रासायनिक समीकरण। एक होता है शब्द रासायनिक समीकरण और एक होता है सूत्र रासायनिक समीकरण।
अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि शब्द रासायनिक समीकरण और सूत्र रासायनिक समीकरण है क्या। आप लोग ऐसे बोर्ड पर देख रहे होंगे लिखा हुआ रासायनिक समीकरण के तरीके, यानी रासायनिक समीकरण के लिखने के तरीके। रासायनिक समीकरण के लिखने के तरीके, रासायनिक समीकरण के लिखने का दो तरीका है, एक है शब्द रासायनिक समीकरण, एक है सूत्र रासायनिक समीकरण। शब्द रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? शब्द रासायनिक समीकरण बोलते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उन पदार्थों को शब्दों के द्वारा लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उन भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं? शब्दों के माध्यम से लिख देते हैं, शब्दों के माध्यम से बताते हैं, तो उसी को बोलते हैं शब्द रासायनिक समीकरण। जैसे भी आप लोग इस तरह समझिए, हम आपको बोल दें कि जल बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तो जल बनाने के लिए क्या किए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किए? आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया हुआ तब क्या चीज का निर्माण हुआ? जल का। अब इसमें हम जो बता रहे हैं, इसमें बताइए सूत्र बता रहे हैं कि शब्द बता रहे हैं? तो आप बोलिएगा सर आप सूत्र नहीं बता रहे, आप शब्द बता रहे। सूत्र अगर बोलते तो क्या बोलते? बोलते सी और ओ, यही ना बोलते। सी और ओ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, या सी और O2 जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? H2O बनता है। ऐसा हम बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं? शब्दों में बोल रहे हैं। शब्दों में बोल रहे हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या चीज का निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? शब्द में बता रहे हैं। यही शब्द में जो बता रहे हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शब्द रासायनिक समीकरण। यानी जो जो तत्व उसमें भाग ले रहा है उन तत्वों को शब्दों के द्वारा लिखकर बताएंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिन तत्वों को हम लोग लिखेंगे वो एक संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक विस्तारित रूप में लिखेंगे, एक संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। जैसे कहने का मतलब कि हम किसी चीज को बनाते तो उसमें बहुत सारी भाषाओं का उपयोग, यानी बहुत सारे शब्द उपयोग करते हैं। जैसे भी हम आप लोगों को किस तरह बोले कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, अब देखिएगा अभिक्रिया कराया जाता है, सब चीजें बोल रहे, अभिक्रिया कराया जाता है, तो अभिक्रिया करने के बाद उसमें जल का निर्माण होता है या उसके बाद जल का निर्माण होता है। अब इतना बड़ा लिखे तो ये संक्षिप्त रूप नहीं है, ये संक्षिप्त रूप नहीं है। संक्षिप्त रूप क्या होगा? सिर्फ हम बोलेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? जल। तो ये जो शब्द छोटा छोटा शब्द में हम बोले, हम एक एक शब्द बोले, तो ये एक एक शब्द के माध्यम से अगर हम सिर्फ 2 या 3 शब्द या 4 शब्दों के माध्यम से उस डिफिनेशन को पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो ये क्या हो गया? संक्षिप्त निरूपण हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण, शब्द रासायनिक समीकरण। जैसे भी इसके माध्यम से आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे हम लिखे बोल रहे हैं जल का निर्माण जो होता है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो उससे क्या बन जाता है? तो हाइड्रोजन प्लस जब ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो उसमें क्या बनता है? उससे क्या बन जाता है? जल बन जाता है। क्या बनता है? जल, जल बनता है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन लिखे और ऑक्सीजन लिखे है ना, समझिए कि इसी तरह के डिफिनेशन के आधार पर लिखा गया, यानी इसी के डिफिनेशन के आधार पर। डिफिनेशन में जो बोला था संकेतों और सूत्रों के माध्यम से, तो हाइड्रोजन जो लिखे ये शब्द में लिखे, ये क्या लिखे? शब्द लिखे, और ये भी ऑक्सीजन शब्द लिखे, लेकिन लिखे क्या? एक संक्षिप्त रूप ही लिखे, बड़ा शब्द बड़ा नहीं लिखे, एक संक्षिप्त रूप। यानी हम इसका डिफिनेशन के रूप में नहीं बता रहे कि जल कैसे बन रहा है, हम इसको एक संक्षिप्त रूप के माध्यम से समझाते रहे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। इसी तरह से और समझिए, जैसे भी हम यहाँ लिखे कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ सूत्र लिखे। अब सूत्र की जगह हमको क्या करना है? सिर्फ शब्द में लिख देना, बस कंप्लीट हो गया। जैसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब ये आपस में अभिक्रिया कर लेता है,
जब कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो क्या होता है, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से। अब ये क्या हो गया, ये भी एक संक्षिप्त रूप हो गया। ये क्या हो गया, एक संक्षिप्त रूप हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं शब्द रासायनिक शब्द। सिंपल से शब्दों में इतना समझिए ना कि अगर हम लोग शब्दों के द्वारा जिस समीकरण को लिखा जाता है, शब्दों के द्वारा जो समीकरण को लिखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण, यानी शब्द रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गया। जिसको शब्दों के द्वारा यानी शब्दों के आधार पर शब्दों के द्वारा जिस समीकरण को लिखा जाता है उसे शब्द रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसी का अगला है, एक है शब्द के, अब ये शब्द का हो गया। अब हम लोग को देखना है सूत्र रासायनिक समीकरण। क्या है अगला, सूत्र रासायनिक समीकरण। अब सूत्र रासायनिक समीकरण क्या करेंगे, जहां शब्द लिखें उसके जगह पे क्या करेंगे हम लोग, सूत्र लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, और उसके द्वारा जो समीकरण बनेगा उसी को हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सूत्र रासायनिक समीकरण। इसका भी डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिएगा, सूत्र रासायनिक समीकरण जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे हम लोग लिखेंगे देखिए, अब सूत्र रासायनिक समीकरण जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिएगा, सूत्र रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन हम आप लोगों को पहले बताएं। क्या बताएं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को सूत्रों या संकेतों के माध्यम से, सिर्फ सूत्रों और संकेतों के माध्यम से ही क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सूत्र रासायनिक समीकरण। यानी अभी हम जो बताएं इसमें क्या बताएं, शब्द रासायनिक समीकरण में शब्दों का उपयोग होगा और सूत्र रासायनिक समीकरण में क्या होगा, सूत्रों का उपयोग होगा। जैसे आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या समझेंगे तो देखिएगा, जैसे कि हम आप लोग को बता दें कि जैसे हम आप लोग को बोले कि हम लोग सोडियम को, ध्यान दीजिएगा, सोडियम को, तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है। कि जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, यानी O2 के साथ, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि इस तरह की यहाँ 2 लग गया, यहाँ 2 लगा ही नहीं। तो आप लोग बहुत जगह आप लोग पढ़ तो जरूर लेते होंगे, लेकिन कभी कभी आप लोग क्या नहीं समझ पाते होंगे कि कहीं कहीं 2 लग जाता है, कहीं 2 नहीं लगता। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है बाबू लोग कि इसमें क्या है कि जो सोडियम है ये धातु है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो गैस है, ये मुक्त अवस्था में मिलती है। तो ये गैस होने के कारण से इसके नीचे क्या लगा दिया जाता है, 2 लगा दिया जाता है। ठीक है, तो सोडियम और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया जब कर लेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड, यानी Na2O। अब इसको हम थोड़ा संतुलित कर देते हैं। जब आगे हम बताएंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए तो समय सारा बता दें, अभी फिलहाल इसको लोग क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं। इसको संतुलित जब करेंगे तो ये इस तरह से संतुलित होगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम को ले लेते हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम जो बोले उसके जगह पे शब्द लिख रहे हैं कि सूत्र लिख रहे हैं, तो सूत्र लिख रहे हैं। इसी तरह से सोडियम बोले तो सोडियम की जगह सूत्र लिए, ऑक्सीजन की जगह क्या लिए, सूत्र लिए। ये दोनों जब आपस में मिला तो एक पदार्थ का निर्माण किया जिसको बोल सकते हैं सोडियम ऑक्साइड। तो हम मुंह से भले बोल रहे हैं सोडियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ जो लिखे वो संकेत और सूत्र की सहायता से ही लिखे, क्या इसमें शब्दों का उपयोग किए, नहीं। तो जब जहां जहां सूत्रों के द्वारा एक समीकरण बना दिया जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूत्र रासायनिक समीकरण। सूत्र रासायनिक समीकरण या सूत्र रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही है। इसी तरह से हम मैग्नीशियम लें तो मैग्नीशियम में शब्दों का उपयोग ना करके उसके जगह पे क्या करें, सूत्र का उपयोग करें। तो मैग्नीशियम को जब क्लोरीन के साथ, अब क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl होता है, ये हम लोग सभी को जानते हैं। अब देखिए, Cl जो है, क्लोरीन जो है वो क्या है, गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस।
तो इसके नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। जिन छात्रों को इस तरह की समस्या होता होगा तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, आप लोग उसमें समझ सकते हैं कि 2 जो लगता है, किसी किसी तत्वों के नीचे जो 2 लग जाता है वो कैसे लगता है, कब लगता है, कारण क्या होता है, तो आप इसको समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि 2 लगने का मुख्य कारण क्या है कि ये गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस है, और मैग्नीशियम क्या है, धातु है। अब देखो धातु है हम जान रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ठोस है। ये क्या है, ठोस है, जबकि ये गैस है। इसमें भी इसी तरह सोडियम ठोस था और ऑक्सीजन क्या था, गैस था। और अगर हम लोग तत्वों के आधार पर आ जाए तो ये धातु है, ये क्या है, अधातु है। ये धातु है और ये क्या है, अधातु। लेकिन ये गैसीय अवस्था में मिलता है, प्राप्त होता है, इसलिए इसके नीचे क्या करते हैं, हम लोग 2 लगा देते हैं। अब ये अगर 2 लगा दिया गया तो ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो क्या होगा, तो ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा। लिखेंगे MgCl2। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा।